नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजधानी लाइव में स्वागत है आप सभी का। बात उत्तर प्रदेश क्यों करेंगे, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का चुनावी बिगुल बज चुका है। जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव 15 जून से 3 जुलाई के बीच कराए जाएंगे। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए मंगलवार को कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निर्धारित तिथि पर चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राज्यपाल के निर्देश पर अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए वोटिंग 15 जून से 3 जुलाई के बीच होगी। विस्तृत कार्यक्रम चुनाव आयोग बाद में जारी करेगा। प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव ग्रामीण राजनीति का रुख निर्धारित करने वाला माना जाता है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम पिछले महीने मई को घोषित हो चुके हैं, लेकिन अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो सकी थी। लेकिन अब इस बीच इस चुनाव के लिए भी ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव भी इसके बाद कराए जाएंगे और त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत उपचुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। तो यूपी में चुनावी शंखनाद हो गया है। चुनावी बिगुल यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बच चुका है और ये चुनाव अब 15 जून से 3 जुलाई के बीच कराए जाएंगे। यानी कि आज 15 जून है, आज से 3 जुलाई तक ये चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। बता दें कि जिला पंचायत चुनाव जो है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ये गांवों की रूपरेखा तैयार करने के लिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से अनुज कुमार हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अनुज, आज से ये चुनाव होने जा रहे हैं। 15 जून की तारीख दी थी, कहा था कि 15 जून से शुरू होंगे और आज तारीख है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए मुस्कान, और जिस बात का सबको बेसब्री से इंतजार था कि आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का चुनाव कब होगा, तो बीते कल जो जिस तरह की घोषणा की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 15 जुलाई से लेकर और 15 जून से लेकर, माफ करिएगा, 15 जून से लेकर 3 जुलाई तक ये चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि ये चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले एक ताकत की जोर आजमाइश है, समझिए। क्योंकि जिसमें तमाम तरह के जो जिला पंचायत सदस्य हैं और बीडीसी सदस्य है, ब्लॉक प्रमुख सदस्य है, अपने पाले में करने के लिए तमाम तरह के जो दल और जो कि बीजेपी और सपा का जो कि दो टक्कर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और जिसमें कि वो अपने पाले में कितना जिला पंचायत अध्यक्ष कर पाएंगे और कितना ब्लॉक प्रमुख का अध्यक्ष कर पाएंगे, ये बहुत देखने वाली बात होगी। जिसमें कि निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी सदस्य वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसमें कि बसपा है, सुहेल देव समाज पार्टी। की तारीख दी गई थी, क्या आज ही से चुनाव शुरू होने वाले हैं? देखिए, इसकी जो विस्तृत जानकारी है राज्य निर्वाचन आयोग अभी फिलहाल देगा कि कैसे क्या कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। फिलहाल ये अभी इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की कि 15 जुलाई से लेकर 15 जून से लेकर और 3 जुलाई तक ये कराने का निर्णय लिया गया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, जिसको लेकर बेसब्री से सभी राजनीतिक दलों को इंतजार था, क्योंकि ये एक सेमीफाइनल के तौर पे अनुज, जनता का इस पर क्या कुछ रुख है? जनता क्या चाहती है, उनका क्या रुख है? कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी पर उन्होंने अभी अपना विश्वास जताया है? देखिए, अभी जो क्षेत्र त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होते, जिस तरह की रणनीति देखेंगे, उसमें बीजेपी को कम नुकसान होते हुए कम सीटें जीती थी और सपा ने बढ़त बनाते हुए काफी सीटों पर कब्जा किया था। तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे ध्रुवीकरण अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, मिली जुली दिख रहा है कि सपा भी है, बसपा भी है और बीजेपी भी है। पर अभी जो निर्णय है आज, मतलब ये जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष का और क्षेत्रीय पंचायत प्रमुखों का जो कराने का निर्णय लिया गया, इसमें कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ सकती हैं। क्योंकि अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे त्रिस्तरीय, उसमें सपा की बढ़त थी और जीत दर्ज की थी, जिसमें कि काफी नुकसान बीजेपी को हुआ था। अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी से सीएम योगी आज वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। यूपी से सुबह 9 बजे सीएम आवास से रवाना किए जाएंगे ये तमाम वाहन, जिनको हरी झंडी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाने वाले हैं।
कोविड की जरूरी दवाओं का होगा वितरण। इन वाहनों के जरिए कोविड की सभी तमाम जरूरी दवाइयां लोगों को वितरित की जाएगी। निगरानी समिति के जरिए निःशुल्क वितरण दवाइयों का किया जाएगा और इसी के लिए आज सुबह 9 बजे अपने आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। यूपी से यह बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए लगातार सीएम प्रयासरत है और इसी बीच एक बार फिर से ये बड़ी पहल सीएम द्वारा की गई है, जहां पर वाहनों को रवाना करेंगे और निःशुल्क कोविड की जरूरी दवाएं लोगों तक वितरित की जाएंगी। जितनी भी लोगों को जरूरत होगी उन्हीं के पास निगरानी समिति के जरिए ये निःशुल्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन खुद सीएम ने किया है और आज सुबह 9 बजे अपने आवास से वो इसी वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे और उन्हीं वाहनों को हरी झंडी दिखाने के बाद तमाम स्थिति को नियंत्रण में किया जाएगा। चलिए, संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, सीएम आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं वाहनों को, किस तरह का ये कार्यक्रम है और किस तरह से ये दवाइयों का वितरण होगा? देखिए मुस्कान, कोविड-19 को देखा जिस तरह से सरकार ने धीरे धीरे कोरोना के जो संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहे थे उसको कहीं ना कहीं रोकने में हद तक कामयाबी पाई है और उसके पीछे सिर्फ और ट्रिपल टी का ही मेन माना जा रहा है, जिसमें कि ट्रेस, ट्रैक और ट्रीटमेंट महत्वपूर्ण भूमिका है। और गांव गांव में जिस तरह से कोरोना के समीकरण थोड़े से फैलते हुए नजर आ रहे थे, सरकार ने फिलहाल उसको जिस तरह से निगरानी समिति, एएनएम, आंगनवाड़ी अड़ी के जरिए वहां पे जागरूक और प्रचार प्रसार और दवाई के माध्यम से और क्विक रिस्पांस टीम के माध्यम से लोगों तक जागरूक कराया और कहीं भी कोई भी अगर संक्रमण दिखता है तो उसको तुरंत टेस्ट करके उपचार करने हेतु तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे। आज ही 5 KD पर 10 बजे का समय बताया जा रहा है, जिसमें कि निःशुल्क दवाई 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वो दवाई किट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जो कि निगरानी समिति के जरिए ही गांव में जाएगी। क्या सीएम ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राजधानी लाइव में बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना मामले में लगातार अब गिरावट जारी है। दैनिक मामलों में कमी के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी नीचे आ रहा है। सोमवार तक कोरोना के 150 से भी कम मामले सामने आए हैं। 16 मरीजों की हालांकि मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 131 संक्रमित मिले हैं और 16 मरीजों की मौत हुई है। 22 फरवरी के बाद सोमवार को एक दिन में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं और 5 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मौतें दर्ज हुई हैं। 355 स्वस्थ लोग भी हुए हैं। संक्रमण दर घटकर 0.22% रह गई है। दिल्ली में अब तक 14,31,270 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 14,03,205 स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी से कुल 24,839 मौतें हुई है। मृत्यु दर 1.74% है। अब सक्रिय मरीज 3,226 रह गए हैं। इनमें से अस्पतालों में 1,936 मरीज भर्ती हैं। कोविड केयर सेंटर में 106 और कोविड स्वास्थ्य केंद्र में 93 रोगी हैं। होम आइसोलेशन में 960 मरीजों का इलाज चल रहा है। विभाग के अनुसार रविवार को 59,556 टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 0.22% मरीज संक्रमित पाए गए हैं। RT-PCR से 47,357 और रैपिड एंटीजन टेस्ट से 12,199 जांच की गई है। जिले में अभी तक 2,03,23,000 टेस्ट हो चुके हैं और कुल संक्रमण दर 7.04% है।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, संक्रमण दर लगातार धीरे धीरे अब घटने लगी है, लोगों में राहत है और अब फिलहाल लेकिन वैक्सीन की क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से संक्रमण फैला था कहीं ना कहीं वो स्थिति डरावनी थी, मगर अब जिस तरीके से संक्रमण कम होता चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है और जनता को भी राहत मिलती नजर आ रही है। कि जिस तरीके से लगातार पिछले हमने कुछ दिनों के अंदर देखा था कि कोरोना की जो रफ्तार थी बहुत ज्यादा थी और जिससे कहीं ना कहीं लोग डरने लगे थे, मगर जिस तरीके से सारे संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम हुई है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी है और लोग बाग अन्न की तरफ यानी कि बिल्कुल अपने बाहर काम धंधे की तरफ बिल्कुल जाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की, तो वैक्सीन अभी तक कैसे 45 साल के लोगों के लिए बिल्कुल उपलब्ध है, मगर जिस तरीके से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 21 तारीख से शुरुआत की जाएगी और हर लोगों के तक फ्री वैक्सीन दी जाएगी और हर व्यक्ति तक फ्री वैक्सीन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर 21 जून के पहले कहीं ना कहीं 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर है। ठीक है राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात तो राजधानी दिल्ली की कर रहे थे, जहां पर कोरोना संक्रमण अब घटने लगा है और इसी को लेकर हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से अब संक्रमण घटने लगा है, लोगों में किस तरह का क्या अभी भी भय है या फिर लोग अब भय मुक्त होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि देखिए, संक्रमण अगर घटा है तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भी भय है कि संक्रमण दोबारा भी बढ़ सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना की रफ्तार यानी कि संक्रमण की, तो बिल्कुल बढ़ सकता है, मगर जिस तरीके से आप लोगों के अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है, तो लोग बाग अपने काम धंधे की तरफ बिल्कुल निकलते नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, लगातार कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है बिल्कुल चलता चला जा रहा है और लोग बाग अपने काम धंधे की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो कोरोना का डर होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं है और लोग बाग अपने काम धंधे की तरफ बिल्कुल नजर आ रहे हैं। मगर देखना है कि दिनचर्या जिस तरीके से चलती रहेगी,
सरकार भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से राहत की सांस लेती रहेगी। मगर कोरोना की जो रफ्तार है, अगर उसके अंदर कहीं संक्रमण दोबारा से फैलता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। अब मगर देखना होगा कि वैक्सीन की प्रक्रिया कितनी तेजी से बढ़ाई जा सकती है, या वैक्सीन जो है वो कितनी जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। जी राजीव, हाल ही में खबर आई थी कि स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो अब अस्पतालों में मौजूद है। अपोलो अस्पताल में दिल्ली की वो वैक्सीन मौजूद है, तो क्या वो लोगों के लिए भी मौजूद है या फिर सिर्फ अस्पताल प्रशासन के लिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें रूस की वैक्सीन सबके मिलने की थी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अब अपोलो नहीं बल्कि और कई अस्पतालों के अंदर उपलब्ध होगी, मगर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर होगी और लगातार उसके चार्जिंग लिया जाएगा। मगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ही जाएंगे प्राइवेट अस्पतालों में, मगर जो सरकारी अस्पताल है उनके लिए अभी 21 तारीख से सुविधाएं दी जाएंगी, वैक्सीन दी जाएगी, मगर रूस की वैक्सीन सबको वो नहीं दी जाएगी। राजीव, हम लगातार वैक्सीन के बारे में देखिए बात करते रहते हैं, लगातार इस तरह की बातें हम करते हैं, हम तमाम जानकारी भी आपसे लेते हैं, लेकिन अगर अभी भी ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है ये प्राइवेट अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में मौजूद होगी तो वो अपने मनमाने पैसे इससे वसूल करेंगे। आखिर क्या कारण है कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मौजूद नहीं है? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां बिल्कुल नहीं है, यानी कि वैक्सीन बिल्कुल नहीं है, और है भी तो कहीं ना कहीं स्टॉक कम है, यानी कि 1-2 दिन के लिए है, वो भी 45 साल से ऊपर। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात अगली खबर की ओर कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ राजनीतिक सियासत नई तूल पकड़ रही है, वहीं बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के मंत्री पर गंभीर आरोप लगाकर समीक्षा बैठक से बाहर आ गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री सुनील केदार ने नागपुर के कामठी तालुका में सभी शासकीय विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई थी। ये बैठक का आयोजन राज्य रॉयल लोन में किया गया था। इस बैठक में कामेटी मौदा विधानसभा से बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें जिस तरीके से अपमानित किया गया उसे वो बर्दाश्त तो नहीं कर पाए और समीक्षा बैठक से वॉकआउट कर दिया। टेकचंद को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई थी। उन्हें मंच के किनारे बिठा दिया गया और कांग्रेस के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को मंच पर जगह दी गई, जिससे नाराज होकर टेकचंद स्टेज पर जाकर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मंत्री सुनील केदार और उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें बोलने से भी मना कर दिया और कहा कि आपको बोलने का ढंग नहीं है। जिसके बाद मंच पर ही हंगामा शुरू हो गया और पूरे हाल के अंदर अफरा तफरी मच गई। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरह का ये वाक्य सामने आया है, एक विधायक का इस तरह से दूसरे विधायक के साथ इतनी बदतमीजी करना, उन्हें अपमानित करना, कितना सही है?
मुस्कान, देखिए जिस तरीके से बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर का बयान आया है, उनका कहना है कि कोई नई बात नहीं है इस तालुका, इस विधानसभा में इस तरीके की जो है कि हरकत या कह सकते हैं कि कारनामा कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके विधायकों द्वारा किया जाता है। लेकिन मंच पर जिस तरीके से समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में जिला आधिकारिक लेवल पर सारे लोग मौजूद थे और उसमें जो कार्यकर्ता थे उन्हें मंच पर जगह दी गई थी, लेकिन एक विधायक को आमंत्रित करने के बाद उन्हें जी ठीक है मुरारी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राजधानी लाइव में बात मुंबई की कर रहे थे, जहां पर नागपुर में एक हॉल में बीजेपी विधायक के साथ बदतमीजी का ये मामला सामने आया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि आखिर इस तरह की बदतमीजी, और हालांकि उनका बयान भी सामने आ गया है, लेकिन कांग्रेस ही इस तरह के तमाम वाक्य क्यों करती है? देखिए मुस्कान, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से स्थिति वहां पर बनी है, उसमें इस सब चीजों का जो हुआ है वो काफी जो है कि सराहनीय है, क्योंकि वहां पर जिला स्तर के अधिकारी बैठे थे, कर्मचारी बैठे थे, उनके साथ समीक्षा बैठक चल रही थी, क्योंकि हालात चाहे बरसात से हो या कोरोना के हो, नागपुर सहित मुंबई सहित हालात खराब है। उसी की समीक्षा बैठक थी, तो उसमें इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल मीडिया के कैमरे से सुनील केदार जो कांग्रेस कोटे से महाविकास अघाड़ी में मंत्री है, वो कुछ भी न बोलते हुए वहां से निकल गए। जबकि अगर इनकी बात करें सावरकर की, टेकचंद जो विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस के जो विधायक है, ये पिछले 30-35 सालों में इतने निचले स्तर की राजनीति करते हैं कि महाराष्ट्र के लिए ये सबसे जो कि बड़ी जो कि काली राजनीति कह सकते हैं कि बुलाना और अपमानित करना। और कई बार इस तरीके की इस समय कांग्रेस की ओर से कोई बयान इस मामले पर सामने आया है? मुस्कान, देखिए अभी तक कांग्रेस की तरफ से, उनके प्रवक्ता की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जब ये घटना हुई उसके बाद भी जो विधायक और मंत्री से कई सवाल किए गए, लेकिन वो कुछ भी बोले नहीं। अगर बात करें वहां जो कार्यकर्ता मौजूद थे, वो भी जो है कि टेकचंद सावरकर के साथ में बदतमीजी कर रहे थे। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि टेकचंद को वहां से पकड़ के हॉल से बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल मुरारी, देखिए राजनीति इतने स्तर पर गिर गई है, राजनीति का स्तर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक पद की गरिमा का भी कोई सम्मान नहीं करता है। इस तरह के वाक्य कई बार सामने आ चुके हैं। देखिए इसी को लेकर के बीजेपी विधायक में नाराजगी देखी जा रही है, और वो इस पूरे मामले में महाविकास अघाड़ी को एक पत्र के जरिए शिकायत भी करने वाले हैं कि इन इलाकों में इस तरीके की चीजें अक्सर देखी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीति अपने जगह होती है, लेकिन जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो मान सम्मान की बात होती है वो एक दूसरे को लेकर चला जाता है। लेकिन यहाँ उन्हें लग रहा है
कि बुलाकर अपमानित किया गया है। और यही वजह है कि हाल में जमकर हंगामा हुआ। जो अधिकारी कर्मचारी थे वो सब छितिर-बितिर हो गए और मानो कि पूरा जो कि दहशत का माहौल था, क्योंकि कार्यकर्ता एक दूसरे को वहां पर धर पकड़ रहे थे। जी मुस्कान। बिल्कुल मुरारी, देखिए जिस तरह का ये वाक्य हुआ, उनको खुद बुलाया गया है और उसके बाद उन्हें सम्मानित भी नहीं किया गया, तो ये तो घर बुलाकर मेहमान की बेइज्जती करने वाली बात हो गई। जी मुस्कान, और यही वजह है कि उनके जो कार्यकर्ता, बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता थे वहां पर नाराजगी व्यक्त किए हैं। बहरहाल ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की है, देखना होगा आगे इसमें क्या होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। अब जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। नमस्कार।
नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर अनलॉक पार्ट 3 का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत कई चीजों में रियायतें भी दे दी गई हैं, जिसका सोमवार को पहला दिन रहा, जहां लोगों में काफी सुकून देखने को मिला है। जो लोग पिछले लंबे समय से जरूरी काम नहीं कर पा रहे थे, वो लोग काफी राहत के साथ घरों से निकले और अपने जरूरी कामों को परवान चढ़ाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले अनलॉक की जब घोषणा की थी, तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति अब सुधर रही है और अब हम धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत कई चीजों को पूरी तरह से खोला जाएगा, कुछ चीजें पूरी तरह से बंद होंगी और कुछ को पाबंदियों के साथ खोला जाएगा। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने कहा है कि राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तय किए गए दिशा निर्देशों के तहत मेट्रो ट्रेन सेवा 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी और जो कल दौड़ी भी है। राजधानी में कोविड-19 के नए मामलों में कमी आने के साथ हालात बेहतर हो रहे हैं, जिसको देखते हुए 7 जून से दिल्ली मेट्रो सेवा को 50% क्षमता के साथ शुरू किया गया था। मेट्रो में यात्रा के दौरान लोगों को ट्रेन में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। देश के अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे अब अनलॉक हो रहा है। सर, थोड़ी खुशी महसूस हो रही है, जो कुछ खाने पीने की तो इनकम बढ़ जाएगी। अब तो बड़ी परेशानी थी लॉकडाउन में, अब ये है कि खुलेगा तो फिर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ये बीमारी खत्म हो जाए, ऊपर वाले से हमारी दुआ है सर, बिल्कुल खत्म हो जाए। जब लॉकडाउन था तो सब कुछ बंद था, क्योंकि आप लोगों को रोजगार यही था और यही सब बंद रहता है। ऐसे में किस तरह की परेशानी होती है और खुलने के बाद किस तरीके से आप देखते हैं? सर, परेशानी तो थी, जब कमाई नहीं होगी तो परेशानी तो बढ़ेगी सर। कमाई थी नहीं बिल्कुल, अब यह है खुला तो थोड़ी खुशी होगी, कमाई भी बढ़ेगी सर। जी, इस समय ऐसा स्थिति है कि मतलब काम इतना धीमी है कि लोग को मतलब गुजर चलना बड़ा मुश्किल है। मंडी में मतलब पब्लिक सारा लोग डर से गांव भाग गए हैं, पूरा मतलब बिजनेस पूरा ठप है। मानिए तो काम पहले की तरह देखा जाए तो बहुत मतलब मानिए 40% काम चला, 60% काम नहीं। पहले भी लॉकडाउन लगा था, खुला था तो भीड़ आई थी, मगर इस बार देखा जाए बहुत बहुत कम। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बहुत, काफी डर बैठ गए, सारा गांव चले गए। सर, लॉकडाउन तो लगा था, पर जो है भीड़ अब की बार बहुत कम है, क्योंकि पब्लिक जो भग गए गाँव वो तो वापिस अभी आए नहीं है। पूरी मंडी खाली खाली रहता है, काम वाम तो चलता नहीं है, बस किसी तरह गुजर बसर चल रहा है हम लोग का। भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, भीड़ बिल्कुल है ही नहीं, कहाँ है इतना, जितना माल आता है हम लोग का बिक भी नहीं पाता है। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत काम चल रहा है, क्या किसी तरह से खींच रहे, क्या करें। बड़ा अच्छा लग रहा है, बाल कटने के बाद अपनी शक्ल जो है दोबारा पहचान में आएगी। अच्छा है, पर सारी सावधानी लेने की जरूरत है। अभी जो है ऐसा नहीं कि कोविड चला गया है, हम लोगों को सबको ध्यान में रखना है कि अपना मास्क पहनना है और जो दूरी बनाने का काम चालू रखना, नहीं तो फिर आ जाएगा ये। अनलॉक तो शुरू करना ही पड़ता, क्योंकि इकोनॉमिक की वजह से हमें अनलॉक तो जाना ही था, बट अब सेफ्टी के साथ हमें इसमें आगे बढ़ना। चलिए यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात दिल्ली की कर रहे थे, जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है और आज इसका दूसरा दिन है। इसी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कल पहला दिन रहा है अनलॉक का, किस तरह का ये पूरा दिन रहा और क्या लोगों में सुकून दिखा, लोग घरों से बाहर निकले? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से अनलॉक की जो प्रक्रिया यानी कि ऑडी 1 की जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है और जनता बिल्कुल बाहर निकलती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें, कल का पहला दिन था और कल लगातार जनता बाहर निकली और अपने काम धंधे की तरफ गई और सीधे सीधे कहें तो जो ऑडी 1 का हिसाब किताब था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। मगर आज जो दूसरा दिन है तो लगातार हमारे पीछे दिख रहा होगा, लगातार जनता बिल्कुल बाहर निकल रही है और कहीं ना कहीं अपने काम धंधे की तरफ यानी अपनी जॉब की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ हर तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी दायरा बना के रखना है। जी
सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखना है, बिल्कुल सही है राजीव, लेकिन कल जिस तरह से सड़कों पर भीड़ एकदम से देखने को मिली है उसको लेकर क्या कुछ कहना है? जनता में अब खौफ जो है कोरोना का वो खत्म हो गया है? देखिए हमारे साथ एक दर्शक हैं, ये यहाँ पे जा रहे थे और इनसे ही पूछने की कोशिश करते हैं क्या कोरोना काल खत्म हो गया? अगर जिस तरीके से ऑड इवन खत्म कर दिया सरकार ने, तो क्या लगता है आप लोगों को राहत मिली है? बिल्कुल राहत मिली है। तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से और अनलॉक किया गया है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होना चाहिए? हाँ। तो क्या मार्केटें जो खुलेंगी, क्या लोग जनता जो है सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखेंगी? वो तो पता नहीं, आइडिया नहीं। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखेंगे? हाँ, हम तो बना के रखते हैं। ये थे, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, इन्होंने भी कि सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बिल्कुल बना के रखना ताकि वायरस से खतरा दोबारा से ना बने। जी बिल्कुल, वायरस से खतरा दोबारा से ना बने इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। लेकिन कल जिस तरह से सड़कों पर हमने भीड़ देखी है राजीव, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से एकदम से वाहन निकले हैं घरों से और पहले दिन ही जाम की स्थिति देखने को मिली। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जनता जब अनलॉक की तरफ जा रही है तो कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बिल्कुल बनती नजर आ रही है और लगातार मार्केटों के अंदर बात करें या फिर ट्रैफिक जाम की बात करें, लगातार जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं बना रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। और यही चीज दिल्ली सरकार ने भी कहा था, अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं बनाएंगे और कोरोना की दोबारा से रफ्तार बढ़ती है तो दिल्ली को फिर लॉकडाउन किया जा सकता है। मगर अभी स्थिति इतनी डरावनी नहीं है कि लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। मगर हाँ, दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया और जनता को भी समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी है और मास्क कितना जरूरी है और सैनिटाइजर बहुत ज्यादा जरूरी है। तीनों ही चीजें इस्तेमाल करनी होगी और लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से संपर्क जो है नजदीकी दूरी में बदलनी होगी। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरह से देखिए कल तमाम दुकानें जो है वो खोल दी गई हैं, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब चीजें खोल दी गई हैं, तो उसको लेकर व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है? क्या व्यवसाय में रफ्तार देखने को मिली या फिर लोग अभी घरों में हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से हम बात करें मार्केटों की, मॉलों के अंदर जो ऑड इवन का सिस्टम था वो बिल्कुल बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि मार्केट के जो अधिकारी थे या फिर अध्यक्ष थे वो बिल्कुल यही चाहते थे कि ऑड इवन बिल्कुल खत्म किया जाए। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल का पहला दिन था और कहीं ना कहीं मार्केटों के अंदर लोगों की भीड़ बढ़ी तो उससे कहीं ना कहीं जरूर दिक्कतें हो सकती थी। मगर मार्केट के जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं संयम बनाए रखा और लोगों को एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के हिसाब से ही सामान दिया गया। मगर कुछ राहत जरूर मिली है क्योंकि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आनी चाहिए और जो लोगों की दिनचर्या है वो भी पटरी पर आनी चाहिए। और इसी को लेकर लेकिन देखिए कई दुकानदार ऐसे हैं, जैसे हमने बातचीत की सब्जी मंडी के दुकानदारों से, उन्होंने कहा कि अब जो लोग गांवों में चले गए हैं वो वापस नहीं आ पा रहे हैं और इसकी वजह से उनके व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या लोगों में अभी भी कोरोना का खौफ बना हुआ है? हालांकि अपने कामों के लिए लोग निकल रहे हैं, जरूरी कामों के लिए, लेकिन जो इस तरह के काम है उसको लेकर क्या कुछ स्थिति? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें जो प्रवासी मजदूर जो अपने गांव चले गए थे दिल्ली जी जैसे शहरों से छोड़कर, वो कहीं ना कहीं वापस आते नजर आ रहे हैं। मगर इतनी बड़ी संख्या में नहीं आ रहे क्योंकि उनको भी पता है कि अगर दिल्ली के अंदर जाते हैं तो उनको रोजी रोजगार चाहिए और मगर रोजी रोजगार अभी इतना रफ्तार नहीं पकड़ा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको राहत मिलनी चाहिए थी। मगर अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर है, मगर धीरे धीरे ये भी दिनचर्या जो है वो पटरी पर सामान्य होती नजर आएगी, पटरी पर आती नजर आएगी और जनता जो है वो अपने काम धंधे की तरफ नजर आएगी। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खोले गए हैं और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए गए हैं, तो लोग काफी समय से, जब लॉकडाउन था, घरों में खाना बनाकर काफी परेशान लोग दिखाई दे रहे थे, तो अब वो बाहर का खाने में कुछ जा रहे थे, लेकिन 50% की कैपेसिटी है, उसको लेकर क्या वाकई ये कैपेसिटी पूरी हुई और वहां पर नियमों का पालन किया गया? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें 50% की कैपेसिटी की जो रेस्टोरेंटों के अंदर जो, क्योंकि जो लोग अभी तक घरों में अंदर थे और घरों के अंदर ही खाना खा रहे थे, वो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, मगर इतनी बड़ी संख्या में नहीं है जितने रेस्टोरेंट मालिकों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। मगर हाँ, ये जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होती रहेगी और जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, यानी 50% से जरा आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और रेस्टोरेंट मालिकों को भी राहत मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल। अगर राजीव बात ऑटो चालकों की करें, देखिए कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी नुकसान है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने कामों पर जाने के लिए खुद ही निकल रहे हैं घरों से, अपने वाहनों से। ऑटोज का लोग कम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या पता सैनिटाइजर हो उनके पास या ना हो, इस तरह की तमाम स्थिति भी लोगों में बनी हुई है। ऑटो चालकों का व्यवसाय क्या चल रहा है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से ऑटो चालकों की बात करें तो ऑटो चालकों ने बिल्कुल कोशिश की थी और लगातार कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने सुविधाएं दी थी, लोगों को, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया गया था। मगर जब ऑटो चालकों को सैनिटाइजर वगैरह सारी चीजें यूज की गई थी, हमने खुद देखा था
कि लोग जो ड्राइवर हैं वो लगातार सैनिटाइजर कर रहे हैं हर सवारी के बैठने के बाद में और हर सवारी के उतरने के बाद में भी। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर थी, मगर इस ये समय जो ऐसा है जो अनलॉक की तरफ है और जनता जो है वो अपने काम धंधे की तरफ जा रही है। और हमारे पीछे दिख भी रहा होगा आपको, ट्रैफिक निरंतर चलता चला जा रहा है। लोग बाग अपने अपने रोजी रोजगार यानी कि काम धंधे की तरफ या फिर जॉब की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए बाजारों में OD1 का जो फॉर्मूला था वो खत्म कर दिया गया है, तमाम दुकानें खुल गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी मार्केट की अगर बात करें, जिस तरह से पालिका की अगर बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, ये मार्केट वो है जहां पर तमाम लोग ज्यादा जाते हैं और अक्सर वहां पर भीड़ देखने को मिलती है। इन मार्केट्स का क्या हाल है? क्या ये मार्केट खुली है? और अगर खुली है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल ताई, जब बात करें पालिका की या फिर सरोजनी नगर की या फिर तमाम जो बड़ी मार्केट है, चाहे वो करोल बाग हुआ या फिर वही लाजपत राय मार्केट हुआ, तो इन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बनाई गई है। यहाँ तक कि अंदर जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, यहाँ तक कि हर बंदा चेक कर रहा है कि आपको मास्क लगाया नहीं लगाया, अगर मास्क नहीं लगाया हुआ तो उनको मास्क भी प्रोवाइड किया जाता है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात आज अनलॉक की कर रहे हैं। धीरे धीरे अब देश अनलॉक हो रहा है और पटरी पर लौट रहा है और इसी को लेकर अब तमाम जानकारी भी हमने आपको दी। दिल्ली में जिस तरह से कल अनलॉक का पहला दिन रहा और इसी को लेकर तमाम जानकारी हमारे संवाददाता राजीव ने आपको दी है कि किस तरह से कल तमाम स्थिति को पूरे प्रशासन ने संभाला है। रेस्टोरेंट 50% की सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुले रहे हैं। स्कूल कॉलेज भी फिलहाल के लिए बंद रखे गए हैं, लेकिन जिस तरह से पार्ट 3 में दिल्ली अनलॉक हुई है, रियायतें दी गई है, रियायतों की तीसरी किश्त दिल्ली को दी गई है और इसी बीच लोगों में काफी सुकून देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग अपने जरूरी कामों के लिए घर से निकले। संवाददाता ने हमारे तमाम तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से लोग घरों से निकल रहे हैं। सड़कों पर तमाम तरह के वाहन देखे जा रहे हैं, ऑटोज भी चल रहे हैं और हर तरीके के वाहन वहां पर देखे जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि लोगों में काफी सुकून है, काफी राहत लोगों को मिली है अनलॉक से, लेकिन जो नियम है कोरोना के उनका पालन भी लगातार किया जा रहा है। ये भी स्थिति हम देख रहे हैं। तमाम जो बड़ी मार्केट है वो खोल दी गई है, लेकिन वहां पर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं। किस तरह से लोगों को हैंडल करना है ये तमाम स्थिति उन्होंने संभाल रखी है। पूरा मोर्चा प्रशासन सबसे बड़ी मार्केट्स में संभाले हुए है और लगातार इस बातों पर ध्यान दिया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं, मास्क उन्होंने पहना है, सैनिटाइजर का वो उपयोग कर रहे हैं नहीं। तमाम स्थिति को देखकर ही सब चीजें की गई है, यानी कि दिल्ली वासियों की अब फिलहाल उन्हें बड़ी राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात तो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो भी अब पटरी पर दौड़ने लगी है। हालांकि 50% कैपेसिटी के साथ ही मेट्रो दौड़ेगी, लेकिन जिस तरह से 50% के साथ मेट्रो दौड़ रही है, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफी लंबे समय तक लोगों को इंतजार मेट्रो का करना पड़ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों को घरों से निकलने का मौका मिल गया है और मेट्रो जिस तरह से चल रही है, लाइफलाइन दिल्ली की कही जाती है और इसको लेकर लोगों में राहत काफी बढ़ गई है।
अनलॉक अब देश बढ़ रहा है, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इससे पहले बता दें आपको, तीसरी किश्त का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक की घोषणा जब की थी तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में सुधार हो रहा है और ये सुधार देखा भी जा रहा है। आज भी हमने आपको बताया कि सोमवार को मात्र 131 संक्रमित मिले हैं, मात्र 131 संक्रमित 24 घंटे में नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जो 150 से भी कम है। और ये जो मरीज हैं 22 फरवरी के बाद सबसे कम है एक दिन में ये मरीज। और लंबे समय से देखिए जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा था, उसके बीच अब ये आंकड़े जैसे ही कम होते जा रहे हैं, लोगों में काफी राहत देखने को मिल रही है। तो लगातार जिस तरह से अनलॉक की स्थिति बढ़ रही है, लगातार देश अनलॉक की ओर हो रहा है, लोगों में काफी सुकून है और लोग इसको लेकर राहत भी महसूस कर रहे हैं। इसी पर आगे जानकारी लेंगे, संवाददाताओं से तमाम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आज बात अनलॉक की कर रहे हैं और इसी को लेकर हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई में अनलॉक की स्थिति शुरू हो गई है, काफी समय से पहले ये शुरू हुई है, किस तरह की स्थिति फिलहाल अब अनलॉक को लेकर है? जी मुस्कान, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने 7 जून को ही महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि यह अनलॉक की प्रक्रिया 5 फेज मतलब 5 चरणों में करनी थी। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि जिस इलाके में, जिस जिले में 5% पॉजिटिव रेट और 75% ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता रहेगी, उस इलाकों को अनलॉक किया जाएगा। लिहाजा मुंबई का जो नंबर है कहीं न कहीं तीसरी पायदान पर है, तीसरे चरण में है। मुंबई का जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं नजदीक आ गई है। लिहाजा अब मुंबई कर इस इंतजार में बैठे हैं कि मुंबई को कब अनलॉक किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के कई जिले को अनलॉक कर दिया गया है, तमाम छूटें मिल चुकी है, ऐसे में दुकानें खुलने लगी है, लेकिन लोगों को जो अब कहीं न कहीं इंतजार है, वो इंतजार इस बात का है कि पूरी तरह से मुंबई अनलॉक कब होगी। यानी कि मुंबई लोकल ट्रेन की बात करें या फिर मेट्रो की बात करें या फिर तमाम मंदिर मस्जिद की बात करें। जैसे अभी तीसरे चरण में अनलॉक होगी, अभी मुंबई को अनलॉक होने में समय है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से अनलॉक हुआ है, पहले चरण में जो राज्य थे वो अनलॉक हो गए हैं, जो भी इलाके थे अनलॉक हो गए हैं, वहां पर क्या कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरे तरीके से हो रहा है? देखिए मुस्कान, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह से जिन जिन इलाकों में अनलॉक किया गया उन इलाकों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। ऑटो रिक्शा की बात करें या मुंबई की लोकल टैक्सी की बात करें या फिर बीएसटी बस की बात करें, लगातार देखा जा रहा है कि लोग खचाखच भर के जा रहे हैं। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार, मनपा लगातार कोशिश कर रही है कि इस भीड़ को रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों की में इस तरह की जागरूकता नहीं देखी जा रही। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो देखिए, सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जो इस समय कोरोना से जूझा था, पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी देखा हमने, सबसे ज्यादा केसेस मिले। और अब भी अगर लोग इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो आगे ये संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। जाहिर तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने आशंका जताई थी कि अगर स्थिति रही तो तीसरे फेज में भी लोगों को जूझना पड़ेगा। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार मनपा को पूरी तरह से आदेश दे दिया है, स्थानीय जिला कलेक्टर को भी आदेश दे दिया है कि इस तरह की स्थिति बनती है तो तुरंत जो अनलॉक की प्रक्रिया उसको लॉक भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार तस्वीरें मुंबई के अलग, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आ रही है, वो कहीं न कहीं बेहद चौंकाने वाली है। आज भी लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन सत्यप्रकाश, लोगों की लापरवाही सभी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो क्या लोगों में जागरूकता नहीं है अभी भी? क्योंकि सभी लोगों ने देखा है तमाम स्थिति को, उसके बाद भी अगर लोग इस तरह से लापरवाही करेंगे तो ये उनका सबसे बड़ा कदम होगा। देखिए मुस्कान, कहीं न कहीं इसमें लोगों की मजबूरी भी नजर आती है। लिहाजा जिस तरह से करीब 1.5 साल से मुंबई महाराष्ट्र अनलॉक रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। हालांकि मुंबई आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, यहाँ लोग जीविकोपार्जन के लिए, कमाने के लिए आते हैं। लेकिन जब उनका व्यवसाय रोजगार बंद रहेगा तो जाहिर तौर पर खुलने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा जाता है। ठीक उसी तरह से लोग अब कहीं न कहीं ये जुगाड़ में लगे हैं कि आने वाले समय में अगर तीसरी लहर आती है, उसके पहले अगर जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था नहीं कर दी गई तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। हालांकि महंगाई भी लगातार लोगों को मार झेलने पर मजबूर कर रहे हैं, तो लिहाजा तमाम कारण भी हो सकते हैं। लेकिन कोरोना की जो बात है, कोरोना से लोग डर जरूर रहे हैं, क्योंकि लगातार मुंबई महाराष्ट्र में मौत का आंकड़े कम नहीं हो रहा है, अभी भी स्टेबल है। लोगों की लापरवाही जो इस तरह से सामने आ रही है, उससे बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है फिलहाल? देखिए, प्रशासन ने लगातार मुस्तैदी के साथ जो है लोगों के ऊपर फाइन मारना, फिर मास्क की चेकिंग करना, फिर बीएसटी बस में ज्यादा भीड़ नहीं करने, रेलवे मुंबई की लोकल में अभी भी लोगों को अनुमति नहीं दी गई है सिर्फ एसेंशियल सर्विस को। तो तमाम चीजें हैं जो महाराष्ट्र सरकार नजर रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, या फिर बाजार की बात करें, या फिर तमाम वो खुले इलाकों के लोग जाते हैं बाहर, ऐसे में भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है सत्यप्रकाश, लेकिन देखिए अगर इस तरह से लोगों की लापरवाही लगातार सामने आती रही तो ये उन्हीं की जान के लिए भी खतरा है। लोग इस चीज से नहीं डर रहे हैं। बिल्कुल मुस्कान, देखिए इस तरह से लापरवाही बड़ी न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार के अलावा आम मुंबईकरों के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछले दौर में जब देखा गया कोरोना की दूसरी लहर थी, उस दौरान भी लोग लगातार लापरवाही कर रहे थे। सरकार बार बार चिल्ला रही थी कि इस तरह की गैदरिंग मत कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, लेकिन ये नहीं हुआ। लिहाजा मुंबईकरों को खामियाजा बड़ी संख्या में मौत से जूझना पड़ा। तो ठीक उसी तरह से अब तीसरी लहर की भी जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे ने खुद कहा है कि अगर स्थिति इसी तरह से रही तो तीसरी लहर में भी हमको जूझना पड़ सकता है। ऐसे में लोग जागरूक रहे, उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें बाहर नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए संक्रमण से बचने के लिए, संक्रमण को आगे फैलाने से बचने के लिए लापरवाही तो सही नहीं है। लोगों में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उसको पालन करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन भी एक कारगर उपाय साबित हो रहा है। वैक्सीनेशन की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार अब पूरी तरह से 21 जून का इंतजार कर रही कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा था 21 जून से लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में राज्य में वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण तमाम जो वैक्सीन सेंटर है वो बंद पड़े हुए हैं। हालांकि छोटे मोटे जो संख्या में, यानी कि 100 से 50 की संख्या में जो डोजेज है वो सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन जो मात्रा चाहिए थी महाराष्ट्र सरकार को, राज्य सरकार को वो नहीं मिल पा रही। लिहाजा 21 जून का सबको इंतजार है कि 21 जून कब आएगा और केंद्र सरकार कब वैक्सीन देगी और कब लोगों को बिल्कुल। देखिए, सरकार ने 21 जून को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से उन पर निर्भर रहना भी देखिए नहीं सही है। सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए। अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो लोगों को समझाएं, जागरूक करें और इस तरह की गैदरिंग से बचाएं लोगों को। जी देखिए मुस्कान, अब तो वैक्सीन को लेकर कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। तमाम जो बड़े नेता है वो वैक्सीन मंगाते हैं 600 रुपए में और देते हैं लोगों को 1200 रुपए में। इस तरह की शिकायतें भी आने लगी। तमाम नेता जो है उससे सवाल भी खड़े करने लगे कि जब केंद्र सरकार ने मुफ्त में। ठीक है सत्यप्रकाश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात आलोक की कर रहे थे और इसी पर हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, सरकार का फिलहाल क्या रुख है आलोक को लेकर और जिस तरह की स्थिति लोगों में देखने को मिल रही है, लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं, लापरवाही सामने आ रही है, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए मुस्कान, सबसे पहले सरकार का रुख बता दे कि सरकार चाहती है कि मुंबई को जल्द से जल्द अनलॉक किया जाए, क्योंकि जिस तरह से राजस्व विभाग भी खाली हो रहा है, ऐसे में लोगों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आने वाले समय में यानी कि 2022 फरवरी में चुनाव भी होने वाला महानगर पालिका, तो सरकार चाहती है कि महानगर पालिका चुनाव से पहले कोरोना को लेकर जो स्थिति बिगड़ी है वो कहीं न कहीं स्थिर हो जाए। इसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार अनलॉक की तरफ जरूर बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से लापरवाहियां एक के बाद एक आ रही है, महाराष्ट्र सरकार बार बार अपने कदम पीछे खींच रही है। हालांकि ये पूरा मामला जो है 1 जून से ही खुलने वाला था, लेकिन जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा मुंबई महाराष्ट्र में बढ़ता गया, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने फिर से अपने कदम पीछे खींचे और एक बार कोरोना की जो तमाम गाइडलाइन थी, तमाम जो पाबंदियां थी, उसको और कड़ी करते हुए इख्तियार कर दिया कि आने वाले समय में यानी कि 1 जुलाई तक लगभग स्थिति इसी तरह से रहेगी। लेकिन जिस तरह से तमाम पाबंदियां में छूट दी गई है, उसको भी नजर रखी जा रही है कि अगर लोग पालन नहीं करते हैं तो आने वाले 7 दिन में फिर से महाराष्ट्र सरकार नई गाइडलाइन के तहत अनलॉक कर सकती है। अनलॉक जो है उसको लोग एक बार फिर से किया जा सकता है, इसको लेकर लोगों का क्या रुख है सत्यप्रकाश? देखिए, आर्थिक राजधानी होने के कारण लोगों की स्थिति ऐसी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि जो आर्थिक तंगी है उसको कहीं कहीं बहाल कर लिया जाए। लिहाजा लोग चाहते हैं कि अनलॉक हो और उनकी कमाई शुरू हो, उनको जीविकोपार्जन का जो साधन है वो कहीं कहीं चालू हो जाए। तमाम लोग ऐसे जिनको बेरोजगार हो गए। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अनलॉक की स्थिति जिस तरह से है उसको लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ये लापरवाही लोगों की जान के लिए तो खतरा है ही, बल्कि संक्रमण को और ज्यादा बढ़ाने में भी कारगर साबित हो सकती है। तो इस लापरवाही से बचें और एनपी न्यूज की भी आपसे अपील है कि तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना के नियमों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्री